कि भैया लाना था यूसीसी और ले आए यूजीसी। जी। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है, आपको लगता है ऐसा? तो ये मोदी की गारंटी को जुमला समझ जाएंगे क्या लोग? नहीं नहीं, क्या है, अगर घोषणा की और उसको पूरा नहीं किया है तो पब्लिक उसका रिजल्ट देगी। छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे सोशल मीडिया वाले आपके खिलाफ जाएंगे तो आप उसको अंदर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, कितना हद तक सही? और इसका विरोध आप करते हैं कि नहीं? ये मैंने तो फेसबुक पे लिखा था। मैं तो फेसबुक पे पोस्ट लिखा था कि पागल अमर्यादित नहीं है। तो जो शब्द था उनका आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि घोचू शब्द उसने कहा था। मैं इस मामले में ये जरूर जानूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अनुकंपा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो उसमें बहुत खोट मैं समझता हूँ। और जब कांग्रेस का शासन रहता है तो नेता भारी पड़ते हैं अधिकारियों पे, उधर उल्टा होता है कि जब बीजेपी की शासन आती है तो अधिकारी भारी पड़ते हैं नेता पे। ये सच है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नेता वही होंगे जो गलत काम लेके जाते होंगे, तो नहीं होता होगा तो ऐसी बातें करते हैं। राज्य सरकार को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जिस बात पे उनका कमिटमेंट है कि हम केंद्र सरकार जो बढ़ाएगी हम राज्य सरकार भी बढ़ा देगी, तो वैसा उनको कर देना चाहिए। तो मतलब आप मानते हैं ना कि जो लेट लतीफी है जान ये प्रशासनिक गलती है, सरकार की गलती है, चाहे कोई भी सरकार हो। कि आप श्री राम विचार नेताम जी के एंटी गुट में हैं, ये सच है? अगर है सच नहीं, मैं किसी गुट को मानता नहीं जितेंद्र भाई। मैं तो पब्लिक में के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। देखिए, जैसे जो भाजपा का जिला सरगुजा का संगठन है, तो जो प्रदेश से जो जिसको नेतृत्व दिया गया है उनकी नजर में वो बड़े कर्मठ होंगे, मेरी नजर में नहीं है। वो एक हैरबार में एक महिला है, वो जिंदा है, उसको मृत बता के उसका नाम राशन कार्ड हट गया। अभी वो मेरी गाड़ी में रखा हुआ है वो आवेदन। मैं आपके कार्यक्रम से सीधे यहाँ से फूड ऑफिस जाऊंगा। अच्छा कि आखिर में वो जिंदा है तो फिर उसको मृत कैसे बता दिए? तो मैं ऐसे काम करके सुखी होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। कोई मुस्लिम समाज का एक नेता को आपने खड़ा किया था, आपने खड़ा किया था जी, क्या है, कितना हद तक? नहीं, वो सही है, वो सही है। क्या देखिए, हमारा लक्ष्य था नामांकन भरने के बाद, स्क्रूटनी के बाद, ये था कि 4 दिन जो रहना था, 3 दिन जो है वो कठिन टाइम रहता है, क्योंकि उसको जिससे लगता है भय, तो उसको उठाने का प्रयास या उससे नामांकन वापस लेने का प्रयास निश्चित रूप से होता। और रिजल्ट जो है 94 वोट का अंतर था, तो निश्चित रूप से कई कारण थे उसमें, टीएस सिंह के हारने का या भाजपा को जीतने के कई कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण वो भी था। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के अंतर्गत चुनाव होते हैं वो भी पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से, जो मैं अनुभव किया हूं वही। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत जो क्या है मैं बता ना, बहुत बड़ी बात नहीं। आप मुझसे अगर सच बोल चाहते हैं कि मैं सच बोलूं, तो बड़ी बात हो या छोटी बात हो, किसी के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो सामान्य। ये लोग ढोल पीटते हैं कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी हम, इसीलिए मुझे लगा वो तो राजनीति में तो मैं यही देख रहा हूँ कि केवल ढोल ही पीट रहे हैं लोग। तो आरएसएस की भूमिका क्या है और कितना है? बेचारा तो नहीं हो गई आरएसएस? सरगुजा में तो मुझे नहीं लगता कहीं है, वगैरह वगैरह। आप पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं जी। ये क्या माजरा है? क्या लेकिन खड़े नहीं हो जाते हैं जितेंद्र भाई। सबसे बड़ी चीज है कि आप एक चीज बता दीजिए, आप सब बता दीजिए कि पहले सड़क शहर को, पब्लिक को जरूरत है कि नाच गाना जरूरी है। अच्छा, हाल ही में यूजीसी कानून के लेकर के पूरा विरोध हर जगह हुआ, पूरे देश में हुआ जी, और कहीं ना कहीं इसमें तो बीजेपी का हाथ तो है ना, सरकार में वो लोग हैं जी। तो क्या है, कई लोग जो है पार्टी से इतना बंधे होते हैं, बंधे भी नहीं होते हैं, उनको बहुत ज्यादा उन पे दबाव भी नहीं है, लेकिन इतने भयभीत रहते हैं कि हम अगर सच बोल देंगे तो पता नहीं क्या गाज गिर जाएगा। जीरो, कुछ भी बदलाव नहीं है। आज भी अस्पताल जो है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी अव्यवस्था पे रो रहा है, मरीज परेशान है, उसमें सुधार नहीं है। मैं तो 2001 में अमेरिका चला गया था, शटल होने की अमेरिका रहूंगा, और परमानेंट वीजा था मेरा। जिस तरह से आप अपनी सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर के भी खड़े हो जाते हैं, यूजीसी का विरोध भी आपने बड़ी मुखर तरीके से किया था जी। तो ऐसे में पार्टी का दबाव नहीं आता है आपके ऊपर? क्या कर रहे हो यार अपनी ही पार्टी का? नहीं, पार्टी का दबाव या किसी का दबाव जितेंद्र भाई, बचपन से ना मैं अपने मन से जिया हूं, तो मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं और कभी बंध के नहीं रहा। तो लोगों
के बीच में रहना चाहता हूँ, लोगों के काम आना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयास है। टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन दावेदारी जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो 22 फरवरी को प्रकाशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, अंतिम प्रकाशन हो रहा है, और उस वोटर लिस्ट लेके तो हम पूरे 3 साल बूथ लेवल पे काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज का दौर ऐसा है जहां राजनीति, सरकारी नीतियां, भर्ती प्रक्रिया और आम जनता के मसलों को लेकर स्पष्ट और बेबाक बातचीत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इसी सिलसिले में आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं एक ऐसे जमीनी नेता श्री कैलाश मिश्रा जी, जो शिक्षक से लेकर संगठन और प्रशासन के मोर्चों पर सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी तक का उनका सफर, शिक्षक भर्ती, डीए, यूजीसी कानून, अस्पताल सुधार, नगर निगम, कमिश्नरी सिस्टम और 2028 की दावेदारी जैसे मुद्दों पर उनका साफ रुख उन्हें दूसरे बाकी नेताओं से अलग करता है। हम इस खास बातचीत में तीखे सवाल रखेंगे ताकि दर्शक बिना किसी लाग लपेट के जवाब पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपने मुझे अवसर दिया अपने पाताल लोक, तो जो वाकई में नीचे से पूरा निकाल लेता है, तो जरूर मुझे भी अच्छा लगा कि आपने मुझे अवसर दिया और आपने अपने स्टूडियो बुलाया। सर, आपका जो शुरुआती जीवन रहा वो कैसा रहा? बचपन कहाँ बीता? आपने अपनी स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? देखिए, बचपन तो मेरा जन्म सूरजपुर में हुआ है और पिताजी शासकीय सेवक थे, और स्कूली शिक्षा 9th तक वहीं हुई। 10th से फिर मैं अंबिकापुर में, फिर अभी तक कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और सब कुछ फिर शासकीय सेवा यहीं शुरू किया अंबिकापुर, सरगुजा जिले में। सर, मुझे जानकारी है कि आप शिक्षक भी रह चुके हैं। जी, 25 साल शासकीय सेवा करा मैं, तो शिक्षक के रूप में आपका कोई अनुभव, जैसे बच्चों को लेकर के या कोई समाज को लेकर, उस समय का कुछ बता पाए? नहीं, उस समय का नहीं। आज भी मुझे बहुत तकलीफ है कि शिक्षा का जो स्तर है ना, आज भी बहुत छत्तीसगढ़ में ही, केवल सरगुजा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत दयनीय स्थिति है। चाहे वो समय को लेकर हो, चाहे किताब कापियों को लेकर हो, चाहे उन स्कूलों की व्यवस्था को लेकर हो, या फिर छात्रावास की व्यवस्था को लेकर। जब भी आप जाइए, ग्रामीण अंचल में जाइए, तो बहुत तकलीफ होती है उन सबको देखकर। सर, चूंकि आप शिक्षक रहे हैं तो हम फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र से ही बात करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय शिक्षकों की 2 बार भर्ती हुई। एक बार लगभग 14,000 की और दूसरी बार लगभग 12,000 की, जबकि उस समय कोरोना जैसा महामारी चल रहा था। वहीं अब जब बीजेपी आई है तो सरकार का घोषणा पत्र था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था जी। लेकिन 2 साल बाद भी, अभी तो 2 साल बीत चुके हैं जी, युवाओं का जो मोदी का गारंटी था उस पर विश्वास नहीं हो रहा और कुछ होता दिख नहीं रहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात करेंगे छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश के समय से बात कीजिए। क्या होता था, हम लोगों की जब शिक्षक भर्ती हुई, पहले तक भी भर्ती हुई, जब 98 तक भी तो शिक्षकों की भर्ती होती थी। ये तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आकर शिक्षा कर्मी बना दिया इनको। तो सबसे बुरी शुरुआत तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सरकार ने की कि शिक्षक का जो स्तर है, जिनको हम राष्ट्र निर्माता बोलते हैं, आपने उनको कर्मी बना दिया। तो आपने तो उनको नैतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से ऐसे कमजोर कर दिया। तो आप जब भर्ती करेंगे, सम्माननीय पद है वो, जो राष्ट्र निर्माता एक तरफ बात करते हैं, उसको आप कर्मी बना दिए। तो फिर भर्ती की जो प्रक्रिया थी या बाकी चीजें थी, जैसे जनपदों में भर्ती हुई, जिला पंचायतों के माध्यम से भर्ती हुई। पहले हुई कि जिस गांव का रहेगा, चूंकि टीचर वहां गांव में काम करने को तैयार नहीं होता, तो उसी गांव से भर्ती हो। उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, तो स्तर तो वहीं से गिरना शुरू हो गया। ये जरूर है कि भर्तियां आप जो बता रहे हैं कि उस समय ज्यादा हुई, कम हुई, मैं तो बोलता हूं कि जितना भी काम हो वो ठोस होना चाहिए, गुणवत्ता परक होना चाहिए, अगर स्तर उठाना हो तो। और छत्तीसगढ़ के बच्चों को अगर तैयार करना पड़ेगा तो आप गुणवत्ता परक अगर नहीं लाएंगे तो आप कितनी भी भर्ती कर लीजिए, वो सुधार नहीं होगा।
नहीं, लेकिन चूंकि ये घोषणा पत्र था इस समय की, एक पीछे की बातें तो हैं ही, जी परंतु 57,000 शिक्षकों की भर्ती घोषणा पत्र था, इसको मोदी की गारंटी भी जी बोल रहे हैं लोग। जी और मेरी जानकारी के लगभग अभी 5,000, चूंकि 2 साल बीत चुके हैं, जी। तो आपको लगता है कि आने वाले 3 सालों में ये 57,000 को क्रॉस कर नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये भर्ती हो पाएंगी। क्या है, दूसरी चीजें हैं जो हम अभी पढ़ने में देखने में महसूस कर रहे हैं कि स्थापना खर्च ज्यादा बता रहे हैं। तो जब स्थापना खर्च, अगर जितनी ज्यादा भर्ती करेंगे उतना स्थापना खर्च इनका बढ़ेगा। तो मुझे तो बड़ा मतलब सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं कि मुझे तो असंभव लगता है। तो ये मोदी की गारंटी को जुमला समझ जाएंगे क्या लोग? नहीं नहीं, क्या है, अगर घोषणा की और उसको पूरा नहीं किया है तो पब्लिक उसका रिजल्ट देगी। हाँ, तो पब्लिक के नजर में तो वही पब्लिक के संदेश जा नजर रहा में रिजल्ट देगी। आप अगर कोई चीज बोलते हैं पूरा नहीं करते हैं तो पब्लिक समझती है सब। अच्छा, युवाओं को अभी हम लोग जब ग्राउंड में रहते हैं तो युवाओं का जो मानना है, हम बातचीत करते हैं तो हमें ये पता चलता है जी कि युवाओं का मानना ये है कि अभी जो सरकार है बीजेपी की, उससे बेहतर कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार जब जब रहती है तो भर्तियां ज्यादा होती हैं, और बीजेपी की सरकार जब आती है तो भर्तियों पे ब्रेक सा लग जाती है। क्या सच है, मानते हैं इसको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, देखिए 2000 से 2003 तक अजीत जोगी की सरकार थी, वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव थे। तो उन्होंने तो ऐसा किया था कि जो रिटायर होता था, सेवानिवृत्त होता था, उसके होते ही पद समाप्त हो जाते थे, पद ही समाप्त हो जाते थे। तो ये कहना गलत है कि भर्तियां कांग्रेस के शासनकाल में खूब हुई हैं। हमने तो महसूस किया 2000 से 2003 तक कि स्थापना व्यय रोकने के लिए रामचंद्र सिंह देव तो पद समाप्त करते गए और बहुत सारे पद समाप्त हो गए। संभागीय कार्यालय उस समय जोगी जी के समय पूरे संभागीय कार्यालय बंद कर दिए गए। रमन सिंह ने उसके बाद में चालू किया, तो उस समय तो बहुत सारे पद समाप्त हुए। मैं इस मामले में ये जरूर जानूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अनुकंपा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो उसमें बहुत खोट मैं समझता हूं कि जिस परिवार से एक गुजरता है उसको सख्त जरूरत होती है, तो उसमें इतना लोचा है कि सालों साल अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। मतलब तो हाँ, चक्कर काटते रहते हैं और बहुत फॉर्मेलिटी कर दिए हैं। और मेरे समझ में आता है कि जब वो एक्सपायर हुआ कोई भी शासकीय सेवक, तो पद तो है, उस पद पे तत्काल का तत्काल भर्ती होना चाहिए जिससे वो परिवार जी सके। तो इसमें चाहे दोनों सरकारें हों, इनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि जब आप नौकरी शुरू किए थे उससे पहले कांग्रेस में थे आप, आज बीजेपी के समर्थक कहे जाते हैं आप, या फिर बीजेपी में शायद आप हैं भी, मेरी जानकारी है। हाँ, बीजेपी में। तो ऐसा क्या हुआ था कि आप शुरुआत तो कांग्रेस से किए, फिर बीच में एकदम से बीजेपी में आ गए? नहीं, कांग्रेस में कभी थे ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस में कभी नहीं थे, कांग्रेस की कभी सदस्यता नहीं लिए, कभी कोई बता नहीं सकता कि कांग्रेस में थे। हम लोग स्कूल कॉलेज के टाइम में क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ होता था, सरगुजा ट्रॉफी होता था, चंडीकेश्वर ट्रॉफी होता था। तो सरगुजा में उस समय टीएस सिंह का पदार्पण हुआ था, भोपाल में रहते थे। तो वो इन 2 टूर्नामेंट के अगुआ थे। तो हम लोग कॉलेज में, चूंकि कॉलेज की क्रिकेट टीम में हुआ करते थे, तो हम लोग उस टूर्नामेंट में भाग लेते थे, उस टूर्नामेंट को आयोजित करते थे, उसकी संचालन समिति में थे। इसलिए लोगों ने कह दिया कि ऐसा। तो जबकि हम तो 1987 से सर्विस में आ गए थे और 2011-12 तक सर्विस में थे। तो इस 25 साल में तो किसी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठा। अच्छा, एक चीज है कि कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को आप बहुत काफी नजदीक से समझते हैं जी। और अभी की स्थिति ये है कि नौकरशाही जो है ना, हावी है सिस्टम पे भी, नेताओं पे भी, ऐसा सुना हूँ। जबकि कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता है, तो इसको सही मानते हैं आप? है ये सच? नहीं, नौकरशाही देखिए, कभी भी कोई भी आईएएस या कोई भी अधिकारी, अगर आप नियम के तहत अगर उनके पास जाएंगे, तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि नियम से और सही काम के लिए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति। ये हम जैसे आम, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी को दिक्कत नहीं होती। नहीं, ये मिथ्या है या जो है, आप जरा से इसको क्लियर कीजिएगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो निरंकुश हो जाते हैं अधिकारी। ये सच है क्या? लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जी। और जब कांग्रेस का शासन रहता है तो नेता भारी पड़ते हैं अधिकारियों पे। उधर उल्टा होता है कि जब बीजेपी की शासन आती है तो अधिकारी भारी पड़ते हैं नेता पे। ये सच है? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नेता वही होंगे जो गलत काम लेके जाते होंगे, तो नहीं होता होगा तो ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो कभी किसी में दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं।
तो मानते हैं कि ये मिथ्या है? मिथ्या है, मुझे तो कभी नहीं लगता कि ये हावी है। अच्छा, शिक्षकों के मुद्दे पर एक सवाल फिर से हम लोग करते हैं कि उनका डीए और एरियर जो है, जी ये मामला ना हमेशा काट छाट देरी लटकाओ, जैसे हो सके उसको इधर इधर करो। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का ये कहानी है। जी। ये जो होता है, ये आरोप है, ये सही कि नहीं? नहीं, जैसे पहले से तय है कि केंद्र सरकार अगर बढ़ाती है डीए तो उनको राज्य सरकार को भी तुरंत बढ़ाना चाहिए। तो उसमें राज्य सरकारें चाहे दोनों की हो, कांग्रेस की हो, राज्य से हो, ये लेट लतीफ करते हैं, जिससे लोगों में, कर्मचारियों में आक्रोश होता है, इसलिए फिर वो निगेटिव बात करते हैं। तो राज्य सरकार को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जिस बात पे उनका कमिटमेंट है कि हम, केंद्र सरकार जो बढ़ाएगी हम राज्य सरकार भी बढ़ा देगी, तो वैसा उनको कर देना चाहिए। तो मतलब आप मानते हैं ना कि जो लेट लतीफी है हाँ, ये प्रशासनिक गलती है, सरकार की गलती है, चाहे कोई भी सरकार हो। अच्छा, अभी बीजेपी का शासन लगभग 2 साल तो पूरा हो चुका है। जी। अगर हम लोग बात करें कि 2 सालों में प्रति साल एक काम भी हम लोग क्या बात कर सकते हैं जो सराहनीय उनका हो, अभी की जो सरकार 2 साल की? सराहनीय में तो बस यही है कि काम शुरुआत हुआ, कुछ नीति, कुछ उसमें कुछ लोचा रहा जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे दरिमा एयरपोर्ट हुआ, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो जिस स्कीम के तहत हुआ कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा, तो उस उड़ान योजना में जो किराए थे वो किराए कम रखे गए, जिसके चलते कंपनियां कम आई। रूट गलत रखा गया, अंबिकापुर टू रायपुर फिर बिलासपुर, तो कोई बिलासपुर जाना नहीं चाहेगा उसमें। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात हुई कि एयरपोर्ट बहुत अच्छे से सज के, मतलब कंप्लीट अपनी उस गुणवत्ता और जो उसका होना चाहिए, जो भी डिमांड सब हाँ हैं वो सब तैयार हो गए हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि अंबिकापुर, रायपुर और बनारस से जिस दिन जुड़ेगा, चूंकि वो 70 सीटर उड़ाने की बात थी, रनवे की बात थी, तो वो सारी चीजें हो गई हैं। तो निश्चित रूप से जब नया टेंडर आएगा और नई कंपनियां आएंगी तो निश्चित रूप से सरगुजा को लाभ मिलेगा उसका। अच्छा ना, आपका फेसबुक वगैरह में खंगाला अभी हाल ही के दिनों में, जी, क्योंकि जी। अभी अभी मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था, आपने एक्सेप्ट भी जी किया जी है। जी जी जी। तो जब एक्सेप्ट आपने किया तो मैं फिर आप पे रिसर्च करना जी, शुरू जी। किया। तो जब देखा मैं उसमें, तो जो यहाँ का जो केंद्र है पैलेस, जी उसके ना प्रति नाराजगी मेरे को ऐसा दिखा, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, नाराजगी दिखा उस पोस्टों के हिसाब से, फेसबुक पे जो आपका उस हिसाब से जो आप पोस्ट करते हैं उसके, तो मुझे नाराजगी दिखता है। ये क्या मामला है ये? नहीं, कोई पैलेस के प्रति नाराजगी नहीं है। और मैं, देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत गरीबी देखा हूँ, और बहुत हेल्थ से, एजुकेशन से लेके अनेक परिस्थितियों को झेला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री टी.एस. सिंहदेव जो कांग्रेस के मूल हैं, जो सरगुजा पावर में। हैं, हाँ, वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर आईएएस थे, उनकी माँ मंत्री थी, वो खुद मंत्री रहे। तो मुझसे उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वो सरगुजा राज परिवार है, सरगुजा के महाराजा लोग बोलते हैं, और लोग आज भी गांव में बहुत उनकी पूजा करते हैं। तो अब मुझे एक उम्मीद बाकी जनप्रतिनिधियों से ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको पीरियड मिला, उनको काम करने का अवसर मिला, तो उनको सरगुजा को चमन बना देना था। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो जब ऐसा लगता है फिर वो मिलता नहीं है, वो दिखता नहीं है। तो एक आम जनता को, जो आम पब्लिक को आक्रोश रहता है, भाई मुझे भी थोड़ा सा नाराजगी या तकलीफ या जो भी बोल लीजिए आप, क्योंकि वो 5 साल हेल्थ में रहे। और मुझे तो ऐसा लगा कि जब वो पहली बार बने, सरगुजा से पहली बार कोई हेल्थ मंत्री बना, तो मुझे लगा कि 2 चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों का। आज इतना खर्चीला हो गया है इलाज, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सरगुजा को बहुत सारा कुछ दे जाएंगे, लेकिन मैं देखा कि कुछ भी नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो उसका तकलीफ है। तो मतलब ये वैचारिक, ये आपका जो उदासीपन है उनके प्रति है, कोई मतलब कि नहीं, और व्यक्तिगत कुछ है नहीं, व्यक्तिगत कुछ है नहीं। वो तो महाराजा हैं, हम लोग तो प्रजा हैं, तो उनका, हमारा और उनका कहीं दूर दूर तक का कोई। अच्छा, एक चीज है, जनता में ना एक धारणा है आपको लेकर के, पता नहीं आपको कितना इस बारे में पता है, कि आप श्री राम विचार नेताम जी के एंटी गुट में हैं।
ये सच है? अगर है सच तो नहीं, फिर मैं क्या किसी कारण? गुट को मानता नहीं जितेंद्र भाई। हाँ, मैं तो पब्लिक में के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। दिन भर जनता के बीच में उनकी दिक्कतों को लेके कभी तहसील ऑफिस, कभी फूड ऑफिस, कभी हेल्थ विभाग जाता हूँ। तो वहां पे मैं पब्लिक की बात करता हूँ, चाहे उसमें वो भाजपा के लोग रहें, चाहे कांग्रेस के लोग रहें। अगर मैं देखता हूँ कि जनता का हित नहीं हो रहा है तो उस पे मैं बेबाक बोलता हूँ, और उसमें मेरा कोई द्वेष नहीं रहता। मेरा तो ये रहता है कि जनता का काम है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है सर, बात भी है, मतलब सवाल है जी कि आप चूंकि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, जी तो आपके कई जगहों मैंने देखा है, पोस्ट भी देखा, और जिस तरह से आप अपनी सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर के भी खड़े हो जाते हैं, यूजीसी का विरोध भी आपने बड़ी मुखर तरीके से किया था। जी। तो ऐसे में पार्टी का दबाव नहीं आता है आपके ऊपर कि क्या कर रहे हो यार, अपनी ही पार्टी का? नहीं, पार्टी का दबाव या किसी का दबाव जितेंद्र भाई, बचपन से ना मैं अपने मन से जिया हूँ, और आज भी है वही, मैं मन से जीऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि मैं तो 2001 में अमेरिका चला गया था, शटल होने की अमेरिका रहूंगा, और परमानेंट वीजा था मेरा, और मैं 3 साढ़े 3 महीने रहा। मेरे को अच्छा नहीं लगा तो वापस आ गया। नहीं तो लोग लाखों रुपए देके अमेरिका परमानेंट वीजा पे जाते हैं। तो बहुत टेढ़ी की रहे हो। हाँ, तो मैं उस पे गया और वापस आ गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मन का नहीं था। मतलब अमेरिका अच्छा नहीं लगा? हाँ, मेरे को अपना सूट नहीं देश। किया, अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस आ गया। तो मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं, और कभी बंध के नहीं रहा। तो लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, लोगों के काम आना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। ये जो आपका जो स्टाइल है जीने का ना, कहीं इसी कारण से तो नहीं, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ मैं मिलाना चाह रहा हूँ इससे, जो आपका जो तरीका है ना, वो आपने ही विद्रोह कर देते हैं, पार्टी से भी कर दिए, दूसरों की तो आप करते ही रहते हैं जी तो कहीं इसी कारण से अभी हाल ही में पार्टी के अंदर अलग अलग नियुक्तियां हुई, अलग अलग पद के लिए, जी। और आपको एक भी पद नहीं मिला, तो कहीं जी। ये तो नहीं कोई खींच निकालता है आप इस तरह से करते हैं? नहीं, पद नहीं। देखिए, जैसे जो भाजपा का जिला सरगुजा का संगठन है, तो जो प्रदेश से जो जिसको नेतृत्व दिया गया है, उनकी नजर में वो बड़े कर्मठ होंगे, मेरी नजर में नहीं है वो, तो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। तो मैं कभी अगर पद भी देते तो मैं उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जिनकी सोच बहुत छोटी हो तो मैं काम नहीं कर सकता जितेंद्र भाई उनके साथ। तो इसका कोई मतलब नाम अगर आप लेना चाहें, क्यों ऐसा होता है? कौन वो लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं पार्टी में? नहीं, आगे बढ़ने का मुझे आगे बढ़ने की चाह भी नहीं है चाह ही जितेंद्र नहीं भाई, है। चाह भी नहीं है। मैं तो जनता के बीच में अगर राजनीति में आया हूं, तो राजनीति की पहली परिभाषा है सेवा। तो मेरे पास आज अभी एक प्रकरण आया था कि आप सोचिए, खैरबार में एक महिला है, वो जिंदा है, उसको मृत बता के उसका नाम राशन कार्ड हट गया। अभी वो मेरी गाड़ी में रखा हुआ है वो आवेदन, मैं आपके कार्यक्रम से सीधे यहाँ से फूड ऑफिस जाऊंगा। अच्छा अच्छा। कि आखिर में वो जिंदा है तो फिर उसको मृत कैसे बता दिए। तो मैं ऐसे काम करके सुखी होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। आपको आश्चर्य हो गया कि स्वास्थ्य विभाग में यहाँ से लेके सरगुजा जिले से और बाहर जिले से भी लोग मुझे आते हैं, भैया हम अस्पताल में एडमिट हैं, 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हमारे पास से एडमिट कर लिया, डॉक्टर अभी तक देखने नहीं आया। फिर मैं उनको कहता हूँ कि अपना जिस वार्ड में एडमिट हो उसका फोटो, मरीज का फोटो, जो अटेंडेंट है उसका मोबाइल नंबर भेजो। तो अच्छा संयोग अच्छा है, जो अभी अधीक्षक हैं डॉक्टर आर्या जी, वो भी अच्छे हैं, उनको मैं व्हाट्सएप करता हूँ, उनको फोन पे बोलता हूँ, 15 मिनट में डॉक्टर चले जाता है और वो देख लेता है, इलाज जैसा भी हो शुरू हो जाता है। उसका बाद में पूछता हूँ आधे घंटे बाद, क्यों कोई डॉक्टर है, तो पता चलता है कि हाँ आया भी है, इलाज शुरू हो गया। मैं उसी में खुश हो जाता हूँ कि मैं वो सेवा भाव से काम करना चाहता हूँ, मुझे पद नहीं चाहिए, जनता के पद दिलों की, में हाँ पद की लालसा नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हाल अभी बीता विधानसभा चुनाव है, उसमें एक अफवाह उड़ा था, अभी कितना सच है वो आप अभी बताइएगा, कि कोई मुस्लिम समाज का एक नेता को आपने खड़ा किया था, आपने खड़ा किया था जी। क्या है, कितना हद तक? नहीं, वो सही है, वो सही है। क्या है, देखिए, हमारा लक्ष्य था कि अंबिकापुर जो है, लगता था यहाँ से लेकर रायपुर और भोपाल, दिल्ली जब भी जाते थे तो लोग ऐसा समझते थे हम लोगों के, अरे टीएस सिंह तो अजय हैं, उनको हराना, अजय हैं तो हार ही नहीं सकते। तो ये लगता था कि जब से जनरल सीट हुई
और टीएससी लड़े, जबकि वो तो बैकुंठपुर का चुनाव हार चुके थे पहले हाँ। 90 में। तो यहाँ लगता था वो हारेंगे नहीं। तो पार्टी की भी कुछ गलती थी। तीसरी बार जब टिकट दिया गया 2018 में, वो टिकट सही नहीं था। नहीं तो 40,000 से हमारी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हारता। अगर नया कोई प्रत्याशी होता तो निश्चित रूप से वो भी चुनाव बहुत कड़ा मुकाबला लेके होता। और इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा था कि हम जीत सकते हैं। उसके लिए लोग हम लगातार प्रयास कर रहे थे। शहर में नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, जिससे टीएस सिंह के खिलाफ निगेटिव था, पूरा फैला हुआ था शहर में। और शहर में 45% वोटर हैं अंबिकापुर विधानसभा के। तो हम एक चांस ले रहे थे कि हम कोशिश करेंगे तो इस बार जीत सकते हैं। तो उसी में एक नाम आया हकीम अब्दुल मजीद का। अच्छा। और वो जो तैयार थे चुनाव लड़ने को, तो उनको प्रयास किए, वो खड़े भी हुए। और ये था कि नामांकन भरने के बाद, स्क्रूटनी के बाद, ये था कि 4 दिन जो रहना था, 3 दिन जो है वो कठिन टाइम रहता है, क्योंकि उसको जिससे लगता है भय, तो उसको उठाने का प्रयास या उससे नामांकन वापस लेने का प्रयास निश्चित रूप से होता। तो उनको मैं अपने घर लेके आया और फिर वो 3 दिन 4 दिन मेरे ही घर में रहे। वो मोबाइल बंद करके ये डर से कि उन पे दबाव कोई, हाँ, दबाव देके नामांकन उनका वापस ना कोई ले ले, इसलिए मेरे ही घर में रहे वो 3 दिन 4 दिन। और 1193 वोट हो पाए और रिजल्ट जो है 94 वोट का अंतर था। तो निश्चित रूप से कई कारण थे उसमें, टीएस सिंह के हारने का या भाजपा को जीतने के कई कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण वो भी था। अच्छा, बीजेपी का जो संगठन के अंदर जो पदों की नियुक्तियां होती हैं, वो तो सच में मतलब लोकतांत्रिक तरीके से होता है, या फिर कोई है ऊपर जो तय कर देता है कि ये फलाना अधिकारी, जिला अधिकारी होगा, ये फलाना फलाना? मेरा तो बहुत कम साल का अनुभव रहा है, लेकिन मैं देखा हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो एक दिखावा है बस, बाकी तो ऊपर से नाम आ जाते हैं और नाम घोषित हो अच्छा, जाते तो हैं। ये तो कांग्रेस के लिए चर्चा चलता है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, या एक कोई ऊपर बैठा है वो सुपरविजन करता है। तो ये बीजेपी में भी है? निश्चित रूप से वो तो दिख रहा है, निश्चित रूप से दिख तो रहा है। हैरानी हो रहा है मेरे को, मैं तो देख रहा हूँ बिल्कुल जो है। देखिए क्या है मेरे साथ जितेंद्र भाई, मैं लाख लपेट की बात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो जो मैं अपना अनुभव बांट रहा हूँ वो आपसे बांट रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के अंतर्गत चुनाव होते हैं वो भी पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो मैं अनुभव किया हूँ वही। ये बहुत बड़ी बात आप नहीं, बहुत जो क्या है मैं बता ना, बहुत बड़ी बात नहीं। आप मुझसे अगर सच बोल चाहते हैं कि मैं सच बोलूं, तो बड़ी बात हो या छोटी बात हो, किसी के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो सामान्य बात है। लोग ढोल पीटते हैं कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी हम, इसीलिए मुझे लगा वो तो राजनीति में तो मैं यही देख रहा हूँ कि केवल ढोल ही पीट रहे हैं लोग। अच्छा, आपकी नजर में अभी छत्तीसगढ़ में जब ये सरकार नहीं बनी तो आरएसएस की भूमिका क्या है और कितना है? बेचारा तो नहीं हो गई आरएसएस? सरगुजा में तो मुझे नहीं लगता कहीं है। सरगुजा में मैं जरूर सुनता था कि सरगुजा में जो संघ के लोग हैं वो लोगों के घर जाते थे प्रवास पे, उन्हीं के यहाँ रुकते थे और उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे और भाईचारा रखते थे और लोगों को अपने से जोड़ते थे। अब तो सब वीआईपी हो गए। अब तो इनोवा में घूमते हैं, स्कॉर्पियो में घूमते हैं। तो जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, लोगों से लगाव पैदा नहीं करेंगे, लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? अच्छा, एक चीज और इसी में है कि आप हमेशा विरोध उनका क्यों करते हैं? जैसे अभी हाल ही में हुआ था आपका मेन पार्ट महोत्सव जी, तातापानी महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव वगैरह वगैरह, आप पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं जी। ये क्या माजरा है? क्या लेकिन खड़े नहीं हो जाते हैं जितेंद्र भाई। सबसे बड़ी चीज है कि आप एक चीज बता दीजिए, आप सब बता दीजिए कि पहले सड़क शहर को, पब्लिक को जरूरत है कि नाच गाना जरूरी है। आप सड़क बना के सड़क पे ही नाचिए ना, कौन रोका है? हाँ, फिसलेंगे भी नहीं, अच्छा सड़क है ना, कौन रोका है? तो आज भी देखिए, आज ही मैं सुबह बात की हूँ एनएच वालों से कि आज देवीगंज रोड ये था कि भाई सदर रोड में आप काम शुरू किए तो एक दिन में उखड़ गया। तो देवीगंज रोड भी आज बहुत बुरी हालत में है ना। देवीगंज रोड हो गया, चाहे बहुत सारे क्योंकि वो एनएच का है। तो मेरा कहना था कि एनएच वाला देवीगंज रोड भी कब ठीक करोगे? सदर रोड में तो चलो नाली का निर्माण हो रहा है, तो 2 जगह नाली क्रॉसिंग हो रहा है,
तो आप 15 दिन बाद करो, लेकिन देवीगंज रोड तो एनएच कर सकती है। फिर उनका ये है कि स्वीकृत हुआ है कि भारत माता चौक से लुचकी घाट तक 4 लेन सीसी रोड स्वीकृत हुआ है, जबकि उसमें एक कमी है कि वो डिवाइडर नहीं है। तो मेरा कहना है कि शुरू कब करोगे? जब शुरू नहीं करोगे तो काम कब होगा? तो उस पे जो है अपन जरूर सवाल उठाते हैं और कोशिश करते हैं। मेरे प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि शहर की जनता को वो सुविधा मिले जिसकी वो हकदार है। अच्छा, आम जनमानस में ना एक चर्चा है कि सरकार की योजनाओं का कोई भी फाइल जब वित्त विभाग में जाता है तो लटक जाता है, ये सच है? ये तो ऐसा कई बार बोल रहे हैं। अभी समझिए मैं 3 महीने से सुन रहा हूँ कि जैसे अभी स्वीकृत हुआ आपका रेलवे स्टेशन से लेके गांधी चौक तक 4 लेन स्वीकृत हो गया। अब जो है ये जो फाइल है रामानुजन लरंग साय चौक से लेके 5 किलोमीटर तक जो शहर की सीमा तक बनना है, वो फाइल अभी तक वित्त विभाग में लटकी हुई है 3 महीने से। उसके बाद फिर बिलासपुर रोड भी, अरे रायगढ़ रोड भी फाइल लटकी हुई है। और आश्चर्य है कि बनारस रोड जो सबसे बिजी रोड है, जो सकरा हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, उसका प्रस्ताव यहाँ से नहीं गया है। बिलासपुर रोड जो बात हुई थी कि शहर की सीमा तक, वो भी ठीक होगा, 4 लेन बनेगा और डिवाइडर सहित होगा, वो भी प्रस्ताव नहीं गया हुआ है पीडब्ल्यूडी से। तो यही लगता है कि आखिर में लेट क्यों? 2 साल हो गए, तो धड़धड़ा के काम होना चाहिए। अच्छा, हाल ही में यूजीसी कानून के लेकर के पूरा विरोध हर जगह हुआ, पूरे देश में हुआ जी, और कहीं ना कहीं इसमें तो बीजेपी का हाथ तो है ना, सरकार में वो लोग हैं जी। तो ये क्या उलझन है कि इस तरह का स्वर्ण विरोधी, एक तरह से जो लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण विरोधी ये बिल था, है, जो कि अभी अब देखा जाए तो सरकार ने रोक नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है जी। तो इसमें किरकिरी तो हो रही है पार्टी की और प्रधानमंत्री जी का भी हो रहा है। इसमें क्या कारण है कि बीजेपी वाले मुखर होकर के जो कहते हैं कि हमको सबका साथ सबका विकास, और आज एक व्यक्तिगत कोई एक ग्रेड के लोगों को इसमें हानि पहुंचाया जा रहा है, तो इसमें क्या कारण है कि बीजेपी वाले खुल के बोल भी नहीं रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे हैं? इसमें आपका क्या मत है? नहीं, बीजेपी तो क्या है, कई लोग जो है पार्टी से इतना बंधे होते हैं, बंधे भी नहीं होते हैं, उनको बहुत ज्यादा उन पे दबाव भी नहीं है, लेकिन इतने भयभीत रहते हैं कि हम अगर सच बोल देंगे तो पता नहीं क्या गाज गिर जाएगा। जबकि आप तो पब्लिक सेवा के लिए हो। और जहां तक देखिए सवर्ण और पिछड़ा और बाकी यूजीसी की बात है, तो मेरा मानना है कि आजकल 2 चीजें रह गई हैं। एक तो समझ लीजिए कि चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, योग्यता ही अयोग्यता हो गया है। और पराक्रम नहीं, परिक्रमा वालों का चल रहा है। तो ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं कि जिसके चलते पार्टियों को भी नुकसान हो रहा है, प्रशासन को भी नुकसान हो रहा है और राष्ट्र को भी नुकसान हो रहा है। अच्छा ना सर, बातों में मेरे मन में एक सवाल आया जो कि मैं पिछले भी कुछ मित्रों से पूछा हूँ, ये राजनीतिक पार्टियों में चमचागिरी चाटुकारिता करना जरूरी रहता है क्या? वो तो हम लोग देख रहे हैं 200%। मैं तो कई बार देखता हूँ जो अपने माँ बाप का पैर नहीं छूते वो नेताओं का पैर छूते हैं। मतलब केवल खुश करने के लिए। अब पता नहीं वो कितना खुश होते हैं और एक कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं, पैर छू के भगवान जाए। मतलब चाटुकारिता करके आगे बढ़ना। हाँ, निश्चित रूप से हर जगह है। समाज में शुरू से चला रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज लोग अब ये कह रहे हैं, एक मजाक भी उड़ा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को भी घसीटा जा रहा है कि भैया लाना था यूसीसी और ले आए यूजीसी। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुद्दों से तो भटक नहीं गई है। देखिए 370 जो 75 साल 74 साल से था वो हटा, जो हम लोगों बचपन से सोचते थे कि हटे। श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कभी नहीं सोचे थे, तो ऐसा नहीं है। और फिर बॉर्डर पे, सेना पे, सड़कों पे, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा काम हुआ है। मोदी जी ने, गडकरी जी ने, शाह जी ने बहुत सारा काम, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं देखता हूं कि जो चीजें वहां हो रही थी वो प्रदेश में भी होनी चाहिए। तो प्रदेश की सरकार जो है, जैसे देखिए पिछले 15 साल में
अंबिकापुर को क्या नहीं मिला? मेडिकल कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, आपको सैनिक स्कूल मिला, नवोदय मिला, नर्सिंग कॉलेज मिला, नर्सिंग हॉस्टल मिला, बहुत सारी चीज़। आप देखिए जल जीवन मिशन मिला। लेकिन दुर्भाग्य कि वो कांग्रेस की सरकार वो कमीशन खाते रह गई, वो 24 घंटे का पानी का लाभ नहीं दे पाई। रिंग रोड मिला जो 97 करोड़ था, नहीं तो रिंग रोड लग रहा था नहीं बन पाएगा, क्या होगा? ये जरूर है कि उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठे, आज भी सवाल उठ रहे हैं। तो उस पे दोनों पार्टियों के लोगों को, और मैं तो समझता हूँ कि जनता को भी ईमानदारी से उस पे कड़ी निगरानी करना था। तो वो सब नहीं हुआ। तो 15 साल में भाजपा की सरकार, रमन सिंह की सरकार में भी बहुत सारे काम हुए। उसके बाद मोदी जी ने तो 12 साल में बहुत सारा कुछ किया है देश के लिए। तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो बहुत हुआ है, और बहुत सारा चीज जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे वो देखे हैं और देख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अच्छे अच्छे काम करके छोटी छोटी चीजों में जो गलतियां हो जाती हैं, अब ये गलतियां ही हैं? अब जब आप यूजीसी जैसे बिल लेके आ जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक तो एक तरफा बात कर रहे हो आप, जब चीफ जस्टिस ऐसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये छोटी छोटी गलतियां करिए, जानबूझ के थोड़ी करते हैं, या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट है ये? नहीं देखिए, तो इतना बड़ा मुद्दा है तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि अच्छा। क्या है कैसे है। और एक चीज ये भी है ना कि किसी भी व्यक्ति में या किसी भी सरकार में आप सोचेंगे कि 100 का 100 दे दे तो 100 का 100 नहीं मिलता। गुण के साथ हाँ, 100 के साथ 100 गुण मिलता नहीं। तो कुछ तो रहती है, कुछ बातें बच जाती हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ही अभी हर चर्चा हुई और अभी भी चल रहा है वो जी, करोड़ों रुपए के धान छत्तीसगढ़ में चूहे खा गए, चिड़िया चुग गई, दीमक लग गए। अमरजीत भगत जी तो कह भी रहे थे कि चूहा वूहा ले लो, उसमें टोंट भी मार रहे थे। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, अमरजीत भगत जी तो अपनी सरकार का देख लें, पहले 5 साल क्या हुआ था, 4 साल क्या हुआ था, मैन पार्ट में क्या हुआ, कितने जमीन, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन जो है सरकारी जमीन किन लोगों ने कब्जा किया। तो देखिए क्या होता है, मेरे को तो इस बात पे तकलीफ होती है कि आप मत उंगली उठाइए जिसके खुद में दाग लगे हुए हैं बहुत सारे। जरूर ये है कि ये जो चूहे वाली बात है, अगर उसमें कमी हुई है और धान जो ये हुआ कि इतने इतने क्विंटल अगर कम हुए, तो उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और कड़े प्रावधान होने चाहिए, सजा हो। और जब सजा होगी और तत्काल सजा हो, जितनी जल्दी सजा होगी तो छत्तीसगढ़ के हित में है। सरगुजा जो जिला अस्पताल है उसके काफी नजदीक आप रहे हैं पहले से भी, तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में बदलाव उसमें आया है? जीरो, कुछ भी बदलाव नहीं है। आज भी अस्पताल जो है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी अव्यवस्था पे रो रहा है, मरीज परेशान है, उसमें सुधार नहीं है। दवाइयाँ आज भी पूरे गली में, गैलरी में पड़ी हुई हैं। आज भी आपका, आज भी ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया, ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बनी, ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो पाया। आज भी हमर लैब बना 1.5 करोड़ का माननीय टी.एस. सिंहदेव के दौर में, आज उसमें टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, पूरे रिपोर्ट नहीं आ पा रहे हैं। ये हो रहा था कि ऑनलाइन सबको जो टेस्ट होगा उसके ऑनलाइन उसको रिपोर्ट मिलेगा, वो सब नहीं हो पा रहे। तो बहुत सारी कमियां हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। 4 गैस प्लांट लगे हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन खरीदी हो रही है, तो आयुष्मान का रोना हो रहा है। तो बहुत सारी कमियां, मुझे तो मतलब 1 इंच सुधार नहीं दिख रहा है इस सरकार में भी, अस्पताल में। अच्छा, उसी अस्पताल में ना लोग इल्जाम ये भी लगाते रहते हैं, और कई बार तो मैं मुझ जैसा आदमी जूझा हूँ वहाँ पे, कि समय पे ना कोई डॉक्टर बैठते नहीं है जी, एकदम से अव्यवहारिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका व्यवहारिक रूप से कैसे रास्ता निकलेगा, क्या होगा इसमें? देखिए, रास्ता क्या है, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री अगर ठान लेना तो मुश्किल से 1 महीने में स्थिति सुधर जाए। लेकिन पता नहीं क्यों उस पर लोग प्रयास नहीं करते, ठीक करना नहीं चाहते, कि हो नहीं पाएगा, कि हारे हुए हैं, थके हुए लोग हैं, कि मान चुके हैं कि नहीं होगा ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक लॉबी चल रहा है, कोई एक एक रहता है ना, ग्रुप रहता है, उससे आप उलझ नहीं सकते, अगर उलझे तो आपकी खैर नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका दृढ़ निश्चय हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने सब पे पार किया।
पाकिस्तान को दिखाया, अमेरिका को दिखाया, हर देश को बता दिया कि क्या है मोदी, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो सब हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है, एक छोटी सी चीज है ये कि व्यक्ति कोई समय पे ड्यूटी पे उपलब्ध नहीं होता है। कई बार तो ऐसे सुनने में आया कुछ वहाँ के डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिकों में बैठना होता है और कई बार समय पे वहीं बैठते हैं जब समय वहाँ होता है। तो इसका लीगली मतलब क्या किया जा सकता है? एक आम आदमी कैसे क्या करे उस पर? एक आम आदमी के नज़रिए से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं जब फंसता हूँ ऐसी जगहों पे जा करके कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है और वो है ही नहीं, जबकि ड्यूटी का समय है, ना वो छुट्टी पे है और ना ही ड्यूटी पे है उपलब्ध, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? जनता क्या करे? देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज कि आप देख रहे हैं कि वहाँ तो कई बार मैं महसूस किया हूँ कि वहाँ जूनियर डॉक्टर वहाँ सेवा दे रहे हैं, भरे पड़े हैं वो, और सीनियर का पता नहीं है, पता ही नहीं। है ना। और सबसे बड़ी चीज है जीवन का एक उद्देश्य, जितेंद्र भाई, मैं तो ये समझता हूँ, अजीत डोभाल जी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप पावरफुल बनिए, पावरफुल रहेंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप या तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएंगे, अच्छी सुविधा ले जाएंगे, या आप पावरफुल रहेंगे तो आप डॉक्टरों को बोल के इलाज करा पाएंगे। आम आदमी तो पिस रहा है, हर जगह पिस रहा है। अच्छा, नगर निगम का जो पिछला 1 साल है कैसे देखते हैं उसको आप? नगर निगम में, शहर में पहले तो 10 साल जो है कांग्रेस की जो सरकार थी, वो तो रोना रोती रह गई कि हमको पहले 5 साल बोले कि बीजेपी सरकार थी, और अगले जब 5 साल में उनकी ही सरकार राज्य में आई तो कोई बजट नहीं ला पाए, सड़क मरम्मत नहीं करा पाए, बिजली ठीक नहीं करा पाए, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब चूंकि बीजेपी सरकार आई तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है महापौर जी को और पूरे नगर निगम की टीम को, और शुरुआत किया है। मैं तो समझता हूँ कि अभी जो है आधी सड़कें शहर के अंदर की, निगम की सड़कें डामरीकरण हो गया है, और लगभग 20 करोड़ के आसपास और आ गया है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया, शायद बजट भी वो हो गया है। और अभी 1 हफ्ते 10 दिन में, चूंकि वो लोग चाह रहे थे कि थोड़ी सी तेज गर्मी शुरू हो तो हम शुरू करें, तो मेरे ख्याल से अभी 10 दिन 15 दिन में बाकी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी जी। और प्रशासनिक भवन भी नया तैयार हो गया, उसमें चला जाएगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। उसमें चला जाएगा तो फिर काम, थोड़ी सुविधा बढ़ जाएगी। जो प्रशासनिक भवन है वो क्या गोटी और गणित चल रहा है? पिछले कई बार से मेरे को सुनने में आया आज उद्घाटन होने वाला है, कल उद्घाटन होने वाला है। अभी हाल में सुनने में आ रहा था मेरे को, कल 2 मुख्यमंत्री जी आ रहे थे जी, मतलब आनंद फानंद में मैं देखा वहाँ काम चल रहा है, बेतरतीब रात दिन काम कर रहे हैं। जी। ये हो क्या रहा है? मतलब ये लोग सटीक अपने जगह पे क्यों नहीं है, टाइम क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे हैं? नहीं, टाइम इसलिए फिक्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब सरकार बीजेपी की आई तो उस समय जो कंप्लीट था नहीं भवन, तो आखिरी जो चरण था, जो डेकोरेशन से लेके बाकी चीज की जो व्यवस्था होनी थी, उसके लिए बजट था ही नहीं। अब वो चूंकि पैसा आया, अब वो तेजी से काम हुआ, तो पहले लग रहा था कि शायद 26 जनवरी को हो जाए। अभी अति व्यस्तता के चलते सीएम के, चूंकि वो कोरबा से और कोरबा से यहाँ लेट आए, अच्छा, उसकी वजह से हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है सीएम साहब फिर आएंगे और उसका उद्घाटन, और भी शहर में ज़्यादा टाइम देंगे वो, और जिससे कई सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज, जब मैं निगम की बात कर रहा हूँ तो मेरी जानकारी कच्ची पक्की थोड़ी है, मैं एकदम से श्योर नहीं हूँ, तो ये चीज आप भी करेक्ट करिएगा कि जो नगर निगम की बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर की जो भूमि है, इधर का उधर का, कब्जे में बहुत लोगों का घर है और उसमें अच्छे अच्छे रसूखदार लोग भी हैं जी। तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जबकि कुछ महीने पहले की बात करें हम तो 2-2 कॉलोनियां उड़ा दी गई। ये क्या कारण है? मतलब उससे डरते हैं लोग? नहीं, डरते नहीं है। कुछ कुछ औपचारिकता, जब एक सिरे से हिटलर शाही तो है नहीं कि आप गए और उठा दिए। आप उनको नोटिस देते हैं, 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, फिर वो कोई स्टे लेके आ जाता है कहीं से कुछ हो जाता है, तो उसमें कुछ अड़चने आ जाती हैं जिसके चलते नहीं होता। पुराने कलेक्टर बहुत अच्छे थे जो इस पे कार्रवाई किए। मैं नए वाले से भी उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इन पे भी, देखिए नाले के पीछे वाला था, तुरंत हटा, जो गुलाब कॉलोनी का। जी जी।
तो निश्चित रूप से है कि अगर सही होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो सब कार्रवाई होगी और जल्दी होगी। अच्छा, एक विवाद बहुत बड़ा है, बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहता हूं मैं। ये हालांकि मेरे पास अभी फिलहाल नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया जब कब्जे की बात हुई। एक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल है जी। तो लोग बताते हैं कि शायद वो भी वन भूमि में है, ऐसा सुना हूं मैं। ये सच है क्या? नहीं, देखिए उनकी वो खुद की प्राइवेट जमीन है, उसमें बहुत कम पार्ट, अच्छा। बहुत छोटा सा पार्ट जो है हाँ। वो है शासकीय भूमि। अच्छा। तो उसका वो 152% में जो शासन की कांग्रेस की नीति आई थी उसमें उन्होंने आवेदन भी दिया था, जो मेरी जानकारी है। हाँ। लेकिन वो हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं है। तो फिर कुछ लोग, कई लोग जो है उनको बचाने में लग जाते हैं, कुछ हटाने में लग जाते हैं, तो प्रक्रिया फिर उलझ जाती है। लेकिन पूरा का पूरा नहीं है ये, निश्चित रूप थोड़ी से। सी एरिया। अच्छा, रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है, पुलिस कमिश्नरी जी। हाँ, तो लगता है कि इससे अपराध में नियंत्रण हो पाएगा? उसका जो एरिया इतना छोटा रखे हैं, मुझे उस पर शक लगता है, ये जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के लोग किसी बड़े बड़े नेताओं पे, दो चार जो हमारे सत्तासीन नेता हैं जी, उन पे टिप्पणी करी। उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो वास्तव में सभ्य नहीं थे, उसको मैं भी समर्थन करता हूँ जी, लेकिन अगर दो चार शब्दों को हम इग्नोर कर दें उनकी, तो जो उन्होंने बातें कही जी, वो सब सही कहा। जी, ऐसे में उन पे FIR कर देना, अलग अलग जगहों पे परेशान करना, किस हद तक आप मानते हैं कि सही है? नहीं है सही। तो क्या आप इसका विरोध करते हैं कि एक लड़की जो कि अभी एक शब्द वो हम नहीं लेंगे, उस शब्द का को हम नहीं बोलना चाहते, जी, हमारे कृषि मंत्री जी के खिलाफ उन्होंने कहा, जी, और जब हम व्याकरणीय भाषा देखते हैं तो वो जो शब्द उन्होंने कहा वो तो हमको बच्चे को गुरुजी बोलते रहते हैं, कोई अब शब्द नहीं है, जी, लेकिन इतना सारा उस शब्द को लेकर के FIR, तो क्या ये तानाशाही नहीं है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस देश में लोकतंत्र है। एक यूट्यूबर कुछ बोली है, हाँ, अगर कोई अभद्र एकदम से गाली दी होती तो मैं समर्थन करता कि जी, आप जी, कर रहे हैं FIR। जी। तो ये क्या है जमीनी, जो आप छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे सोशल मीडिया वाले आपके खिलाफ जाएंगे तो आप उसको अंदर कर देंगे, FIR कर देंगे, कितना हद तक सही? और इसका विरोध आप करते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने तो फेसबुक पर लिखा था, मैं तो फेसबुक पे पोस्ट लिखा था कि पागल अमर्यादित नहीं है। तो जो शब्द था उनका, आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि घोचू शब्द हाँ। उसने कहा था, वो भी अमर्यादित बिल्कुल, नहीं है। तो हम आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के समय में, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो कंकर मुंजारे होते थे बालाघाट तरफ के MLA, उन्होंने एक मंत्री के ऊपर टिप्पणी की थी कि ये तो मंत्री पागल है। तो मंत्री जी का ओहदा इतना बड़ा था कि वो बहुत विचलित हो गए विधानसभा में कि ये पागल कैसे बोल दिया, पागल कैसे बोल दिया। तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी से बहुत बार निवेदन किया कि इसको विलोपित किया जाए, पागल शब्द को। तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया श्रीनिवास तिवारी जी ने कि पागल कोई संसदीय शब्द नहीं है, असंवैधानिक शब्द नहीं है। पागल जो है, कभी कोई प्रेम में पागल हो जाता है, कभी कोई अपने काम में पागल हो जाता है, तो उन्होंने उसको हटाया नहीं, उस शब्द को। तो ऐसे ही बड़ा दिल रखना चाहिए, और अगर हमको कोई आईना दिखाता है तो उसको सुधार करना चाहिए, ना कि उनके शब्दों पे जाना चाहिए। और अगर सरूजा का कोई है यूट्यूबर है, आपके बीच का यूट्यूबर है, अगर वो हमको बताता है कि हमारी गलती, बोलते भी निंदक निर्णय राखिए, तो आप सीखिए ना उससे। हमको तो छोटा सा बच्चा भी सिखा सकता है, हमारी गलती वो निकाल सकता है। तो हमको आत्मावलोकन करना चाहिए और उस गलती को दूर करना चाहिए, न कि उससे नाराजगी व्यक्त करना चाहिए, न तो उसके प्रति ज्वेलसी रखना चाहिए। उस बच्ची के खिलाफ, हाँ, ये जरूर बात है कि उस बच्ची को भी अब जो है 2-3 घटना हो चुकी हैं उनके साथ, तो उनको भी अपने मर्यादा में उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और आदमी जब कहीं ठोकर खाता है तो सीखता है। तो आप अच्छे शब्द बोलिए ना, शब्दों की कमी तो है नहीं, अच्छे शब्द भी बोलते सकते हैं। खिलाफत कीजिए, लेकिन शब्दों आप तो बोलिए ना। आप जैसे आप किसी को बोलते हैं गंदा है, आप उसको ये भी तो बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है। दो शब्द है, मतलब तो बहुत सारे अंतर हो गए, मतलब एक ही है। तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए ना।
आप अपने संस्कार को बताइए ना कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पास शब्दों की भरमार है, उसको बोलने में क्या दिक्कत है। अच्छा, जल जीवन मिशन एक अहम योजना रहा है जी। और जमीनी स्तर पर इसका जो क्रियान्वयन है, इसका परिणाम है, आपका क्या अनुभव है इस पे? तो आप ही बहुत बताएं। बहुत कमजोर है जल जीवन मिशन। और अभी तो आज ही निकला है लखनपुर के 2 गांव में पानी रिस रहा है टंकी से। मैंने उनको दोनों को कलेक्टर साहब को भी भेजा है व्हाट्सएप में कि सर ये दिखाया जाए। तो बहुत कमजोर है जल जीवन मिशन का काम, जहां भी है बहुत कमजोर है। अच्छा, सरगुजा में बीजेपी में गुटबाजी कुछ है क्या? गुटबाजी तो मुझे नहीं लगता है, गुटबाजी कहीं नहीं लगता। ये है कि जाति को लेकर के उच्च जाति हैं ये लोग का अपना नहीं, लॉबी नीति जाति से रहती भी कोई लेना देना नहीं है, जाति से भी लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि रवि भैया के नहीं रहने के बाद एक स्तंभ थे रवि त्रिपाठी जी भाजपा के, उनके नहीं रहने के बाद जिनके हाथों में बीजेपी सरगुजा की आई, जिनके भी हाथों में आई, उनके जाने के बाद जितने लोग भी आए, उनकी सोच का दायरा बहुत छोटा है। वो पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो अपने लिए काम करते हैं, जिससे पार्टी को शुरू से नुकसान हो रहा है, अभी भी नुकसान हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा जब तक अपनी मानसिकता को वो बड़ा नहीं करेंगे। अच्छा, आने वाले 2028 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे कि श्री कैलाश मिश्र जी विधायक की टिकट लेंगे कहीं से? नहीं, टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन दावेदारी जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो 22 फरवरी को प्रकाशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, अंतिम प्रकाशन हो रहा है, और उस वोटर लिस्ट लेके तो हम पूरे 3 साल बूथ लेवल पे काम करेंगे और बहुत जम के काम करेंगे, घर घर जाएंगे। और जब लगेगा कि पब्लिक हमको पसंद करती है और हम लोगों के बीच में रह के कुछ काम कर सकते हैं, तो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2028 में जो है एक अच्छा काम करके लोगों के बीच में जाए। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रहा है कि परिसीमन विधानसभा क्षेत्र का जी, परिसीमन ये लोग करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो ये सच है क्या? बीजेपी नहीं हो तो है ही, 20 साल के लिए हुआ था। अच्छा। 20 साल के लिए हुआ था तो खत्म हो रहा है। नहीं, लेकिन इल्जाम इसमें इसलिए तो बीजेपी कर नहीं, इसमें क्या बीजेपी नहीं, क्या है कि जनगणना जब तक नहीं हो जाएगा, तो जनगणना का है कि 26-27 तक हो जाएगा, जैसा है। अच्छा, ये सुना हूं जनगणना शायद ये इसी साल होने वाला है। इसी साल होना है, उसके लिए तो बजट का भी प्रावधान हो गया है। और अगर 27 तक हो गया तो 27 तक अगर परिसीमन हो गया तो फिर सीटें भी बढ़ जाएंगी, लगभग 30 सीटें बढ़ जाएंगी। 90 से 120 लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 120 हो जाएगी। सरगुजा में भी सीटें बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा और बहुत और सारे नेतृत्व पैदा होंगे। अच्छा, ये आपको कितना हद तक लगता है कि जो सरगुजा अंबिकापुर है, तो अंबिकापुर का भी 2 सीट हो सकता है, अंबिकापुर ग्रामीण या अंबिकापुर, ऐसा कुछ? जी, ऐसी चर्चा करते हैं लोग। मतलब ये अभी चर्चा है, चर्चा है, ज्यादा खास लिखा जोखा नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो शिक्षकों का युक्तिकरण हुआ, ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह वगैरह जो बदला है, इस पे बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा बहस हुआ भी, तो आपके हिसाब से निर्णय सही था कि ये होना चाहिए था ऐसा, या फिर कोई खास वजह रहा होगा ये करने का? देखिए, क्या है ना, शिक्षा के मामले में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। जैसे कांग्रेस के सरकार के भी समय बहुत सी स्कूलें बंद हुई जो 3 किलोमीटर के दायरे में थे, 2-2, 3-3 स्कूलें थे, वो स्कूल बंद हुई। इनके में भी कुछ स्कूलें बंद हुई, इस सरकार में भी। मेरा कहना है कि देखिए, जैसे प्राइमरी एजुकेशन आप देखते हैं, KG1 KG2 देखते हैं, आज का जो शिक्षा है ना, वो बच्चों का जीवन खत्म कर दे रहा है। कैसे खत्म कर रहे हैं कि जैसे आप सुबह KG1 KG क्लास 5th तक के बच्चे, उनकी स्कूलें मान लीजिए 7 बजे से, आपका ऑटो आ जाता है वहां 6:15 बजे आपके घर। अब वो बच्चा सो के उठा नहीं है, माँ बाप उसको उठा रहे हैं और सीधा वॉश बेसिन पे ले जाके पानी मार रहे हैं और ब्रश करा के ऑटो में बैठा दे रहे हैं। वो ठीक से फ्रेश नहीं हुआ है, वो नाश्ता नहीं किया है, वो दूध नहीं पिया है, और वो फिर 2 बजे तक वो स्कूल में रहता है। 2 बजे के बाद वापस आता है, 3-4 बजे वापस आया, फिर उसको बाद नहाना धोना। तो इसका टाइमिंग जो है ना, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर मंच पे बोलता हूँ कि बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, वो सुबह 10 से 4 ही होना चाहिए।
तो पहले तो ये सुधार हो, और गुणवत्ता परक तभी हो पाएगा जब आप शिक्षकों को सारी सुविधाएं देंगे तब। मैं अमेरिका में था, मेरे बच्चे 1.5 महीने वहाँ के स्कूल में गए, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन मतलब समझिए, एजुकेशन तो स्कूल एजुकेशन टोटल फ्री है, स्कूल एजुकेशन की पूरी बसें फ्री है, पूरी स्कूल बसें लेडीज चलाती हैं, और वहाँ हर स्कूल में एक नर्स है। स्कूल अगर बंद हुआ 3 बजे तो 3 बजे के बाद स्पोर्ट्स टीचर आता है, तो जो बच्चे को जा नहीं पाते उनके साथ तो स्पोर्ट्स खेलता रहता है। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि प्राइमरी आप हर चीज को बोलते हैं ना, घर बनाते हैं न्यू मजबूत, तो आप उनको मजबूत क्यों नहीं बना रहे? आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप नियुक्ति कर दोगे, गुणवत्ता परक नहीं होगी तो फिर कहाँ से कुछ होगा? तो उसमें शिक्षा में तो बहुत बहुत सुधार की जरूरत है। आज हमारे सवाल खत्म हो गए, थैंक यू। लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में फिर हम आपके साथ बैठेंगे जरूर, और उस समय नए सवाल भी होंगे। जब वक्त गुजरेगा जी तो सवाल भी बदलेगा, शहर भी बदलेगा और राजनीति भी बदलेगी उस समय। जी। तो ये थे श्री कैलाश मिश्र जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत नहीं, कीमती समय क्या हो, तो कहीं पे भी कोई भी आवाज देता है हम तो खड़े रहते हैं जितेंद्र भाई, चाहे किसी भी चीज पे हो, किसी सब्जेक्ट पे हो, किसी भी विषय पे हो, कैसा भी हो। एक चीज आपके बारे में मैं सुना हूँ और भी चर्चा होता है कई लोगों से, जब आपके बारे में जानना हमने शुरू किया तो कई चीजें आपके बारे में जानकारी आई कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी भी अननोन व्यक्ति कोई अगर प्रशासनिक मजबूरी लेकर के आपके पास पहुंचता है जी तो उसको अथासंभव आप मदद करते हैं। ये चीजें मेरे को ऑफ लोगों से सुना हूं मैं, जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आप सेवा भाव रखें और लोगों की मदद करते रहें। 25 साल शासकीय सेवा का यही फायदा है कि जो शासकीय सिस्टम कैसे हैं वो उसकी पूरी जानकारी है, आवेदन बनाने की जानकारी है, हर चीज की जानकारी है, सिस्टम कैसे काम करता है, तो उस सिस्टम में उनको साथ लाकर सहयोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री कैलाश मिश्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपका भी। ऐसे ही हमारे साथ अवसर दिया मुझे अपने पाताल लोक में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमने पहले भी कहा था कि कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। जय हिंद।